नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका और हमको आपको बताते हैं सबसे पहले कि आज सौदा आपका में हमारा फोकस क्या रहने वाला है। कमोडिटी बाजार के खुलने का इंतजार है। खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे एक्सपर्ट से आप समझिए कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए एक ऐसा स्टॉक जो आपको करके देगा कमाई। हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आए स्टॉक आइडिया। राकेश बंसल की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी, कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, यानी स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। नतीजों पर बात करेंगे जस्ट डायल के सीएफओ राम कुमार कृष्णामचारी से। निदेशक के साथ एफएनओ बाजार में बनाई ये स्ट्रैटेजी। सुमित जैन की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:27 से। और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 पर। साथ ही एक और मैनेजमेंट से होने वाली है बात। नतीजों पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आरएस जलान, एमडी जीएचसीएल, थोड़ी ही देर में। लेकिन सबसे पहले रुक करते कमोडिटी बाजार का। कच्चे तेल में जोरदार तेजी और इसका दाम करीब 1% उछल गया है। ब्रेंट क्रूड में $54 के ऊपर कारोबार, जबकि WTI का दाम $50 के पार। इस महीने में कच्चे तेल के दाम में करीब 10% की हम तेजी देख चुके हैं। 25 मई को वियना में होने वाली अब बैठक पर नजरें टिकी हुई जरूर है, लेकिन हम अब देखते हैं आज किस लेवल पर शुरुआत हो रही है। तो क्रूड में बढ़त 3,307 के भाव के साथ खुल रहा है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर क्रूड। यही सोने में हम दबाव देख रहे हैं 28,580 के भाव के साथ आज सोने की शुरुआत है। लेकिन चांदी में मजबूती 39,160 पर चांदी MCX की शुरुआत हो रही है। नेचुरल गैस में भी आज मजबूती के साथ शुरुआत, $211.80 पर नेचुरल गैस। बेस मेटल में कॉपर में दबाव $368.10 पर आज कॉपर खुल रहा है। एल्यूमिनियम भी आज गिरावट के साथ खुलते हुए $124.90 का भाव है। लेड में भी दबाव है। पूरे बेस मेटल्स पैक में आज हम दबाव ही देख रहे हैं, दबाव। लेकिन निकल इनसे थोड़ा सा छूता और निकल आज बढ़त के साथ खुल रहा है। वहीं जिंक में भी गिरावट है। तो निकल को छोड़कर सारे ही बेस मेटल्स आज गिरावट के साथ खुल रहे हैं। एग्री कमोडिटीज का एक चेक लेते हैं। सोयाबीन 2,832 के भाव के साथ खुल रहा है, यहाँ पर दबाव है अभी शुरुआती कारोबार में। सरसों में भी गिरावट के साथ हो रही है शुरुआत, 3,681। वहीं मसालों में हल्दी में बढ़त 5,620 के भाव के साथ खुल रही है हल्दी आज के कारोबार में। और जीरे में दबाव 18,160 का लेवल है, ½ % से ज्यादा की गिरावट जीरे में देखने को मिल रही है। वहीं चीनी में है आज मजबूती। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं, समझते हैं आपकी स्ट्रैटेजी कैसी हो। हमारे साथ है मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। जय नमस्ते। 25 मई को अब ओपेक की बैठक है। इससे पहले पिछले 15 दिन में हम क्रूड में करीब 10% उछाल देख चुके हैं। आज की तेजी पर आपका क्या व्यू है? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए काफी स्मार्ट उछाल है और ऑलमोस्ट ये न्यूज अब डिस्काउंटेड है कि शायद यहाँ पे प्रोडक्शन कट पे सहमति बन सकती है 25 तारीख को। और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो नाइमेस क्रूड $50 के ऊपर कामकाज कर रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो कुल मिला के मुझे लगता है 1 से 2 दिनों तक जो रणनीति होनी चाहिए वो बाई की ही होनी चाहिए। 53 से $54 तक का लेवल पॉसिबल है नाइमेक्स में। बट अगेन यहाँ पे एक बड़ा इवेंट है तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। मेरी यही सलाह होगी कि जो भी पोजीशन अगर आप ट्रिगर कराते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर रखें अपने पोजीशन पे। मौजूदा लेवल्स में थोड़ा वेट करना चाहिए, 3280 के आसपास आए तो बाई करके चलें। 3240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो और 3350 से 3360 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जय सोने पर हम फिर से हल्का सा दबाव आते हुए देख रहे हैं। वहीं चांदी में आज शुरुआत बढ़त पर हुई है। इन दोनों पर किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सोना और चांदी? देखिए जहां तक गोल्ड की बात है, जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल लास्ट वीक बना था ट्रम्प के इशू को लेके, वो धीरे धीरे जैसे सबसाइड हो रहा है वैसे फिर से यहाँ पे फंडामेंटल्स हावी हो रहे हैं और फंडामेंटल्स गोल्ड के काफी वीक हैं, बोथ ऑन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्रंट। तो यहाँ पे जब तक $1265 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज की ही रणनीति रखें। जहां तक चांदी की बात है, फंडामेंटल स्ट्रांग लग रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे शॉर्टेज के आसार हैं चांदी में, सप्लाई साइड से यहाँ पे थोड़े से कंस्ट्रेंट्स हैं और इंडस्ट्रियल मेटल और इंडस्ट्रियल यूसेज के डिमांड बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्टिव नजर आ रहा है।
और हो सकता है गोल्ड के पैटर्न या उसको फॉलो ना करे चांदी, और यहाँ पे पोजीशन रिवर्स हो सकता है। तो चांदी में बाई की रणनीति रखें और गोल्ड में सेल की। और हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फोकस करते हैं एग्री स्पेस पर। आस्था जी, गुड मॉर्निंग। खाने के तेलों में आज क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग। एग्री स्पेस में खाने के तेलों की अगर हम बात करें और स्पेशली सोया रिफाइन की हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे फिजिकल में काफ़ी अच्छी डिमांड बनी हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस में कुछ हाल हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है। वहीं जो गवर्नमेंट ने टैरिफ वैल्यू में एक बढ़ावा किया है उसका भी असर प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं बाइंग की सलाह देना चाहूँगी जून वायदे में 629 630 के स्तर पर 622 के स्टॉप लॉस के साथ 639 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए, जबकि 645 का मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट इस कमोडिटी में रखा जा सकता है। आस्था जी, कपास खली पिछले हफ्ते काफी कमजोर हो गया, आज इसमें क्या स्ट्रैटेजी आप देने की सलाह देंगी? कपास खली की बात करें तो हमने काफी अच्छा खासा करेक्शन इस कमोडिटी में देखा है। थर्सडे और फ्राइडे में हमने काफी इसमें एक उछाल देखा था जो आगे भी चल के मैच्योर हो सकता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में टेक्निकल लेवल को देखते हुए मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। जून वायदे में लेवल्स रहेंगे 1940, स्टॉप लॉस रहेगा 1900 का, टारगेट इसमें मेंटेन किया जा सकता है 1990 का। जय, आपका व्यू बेस मेटल्स में? आज निकल को छोड़ के सारे बेस मेटल्स ने गिरावट के साथ शुरुआत की है। नहीं, मुझे लगता है अभी भी इसमें तेजी का मोमेंटम बरकरार है। हो सकता है यहाँ पे जो थोड़ा सा डिप देखने को मिला है मॉर्निंग सेशन में, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढें। स्पेशली कॉपर मुझे लगता है 367 तक का लेवल आए तो काफी अट्रैक्टिव है बाइंग के लिए। दूसरा बेस मेटल में निकल, एल्यूमिनियम है जो 124.50 के आसपास मिलता है तो उसमें भी बाई करके चला जा सकता है। 123.50 का स्टॉप लॉस, 126 का टारगेट, और कॉपर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 373 तक का लेवल आज देखने को मिल जाए। ओके, सो कॉपर और एल्यूमिनियम में जो डिप देख रहे हैं यहाँ पर खरीदारी की सलाह आपको जय दे रहे हैं। जय, आज रुपए में हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं। ओवरऑल करेंसी मार्केट में क्या किया जाए अभी? देखिए, लास्ट वीक जो एक बहुत शार्प एक रुपये में फॉल देखने को मिला था, अगेन ट्रम्प का एक मेजर इशू था, बट अभी लगता है मॉनसून नॉर्मल है, जीएसटी रोल आउट के चांसेस बहुत ब्राइट नजर आ रहे हैं 1 जुलाई से। तो कुल मिला के डोमेस्टिक फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो रुपये में यहाँ पे मजबूती का ही रुख मुझे लगता है इस वीक जारी रहेगा। 64.10 तक का लेवल पॉसिबल है इस वीक में। ऑन अ वीकर साइड 64.80 एक रेजिस्टेंस है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 64.50 के आसपास यहाँ पे यूएसडी आईएनआर बेच के चला जा सकता है। 64.80 के स्टॉप लॉस से 64.10 का टारगेट। थैंक यू जय प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। आस्था जैन, आपका भी धन्यवाद, आप दोनों ने वक्त निकाला सुबह सुबह कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ ही। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, और हमारे मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल आपको देंगे निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी। बाजार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। आनंद राठी के जय ठक्कर आपके लिए लेकर आए इंट्राडे के लिए खरीद की सलाह। इन्फीबीम में खरीदिए। इन्फीबीम लक्ष्य 1057 पर हो नजर, स्टॉप लॉस 1000 का लगाइए, और इंट्राडे के लिए खरीदिए इन्फीबीम। ये है जय ठक्कर का तत्काल ट्रेड आइडिया। आज हफ्ते की शुरुआत तो बाजारों ने पॉजिटिव नोट पर की है, लेकिन ये जो बढ़त है ये कितनी टिकाऊ है इस पर नजर रहेगी। फिलहाल सेंसेक्स में 142 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। निफ्टी 27 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं
मिड कैप में हम देख रहे हैं 34 अंकों की गिरावट है। इस नुकसान के साथ मिड कैप लाल निशान में फिलहाल, लेकिन बैंक निफ्टी 29 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहा है। मार्केट प्राइस बहुत ही थिन है, यानी ज्यादा फासला नहीं है। 886 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और 737 शेयर हैं जहां पर दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। जीएसटी से आई अच्छी खबरों की वजह से एफएमसीजी स्टॉक्स में आज हम बढ़त देख रहे हैं। आईटीसी आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। भारतीय इंफ्राटेल में अच्छी खासी मजबूती है। टीसीएस, इंडिया बुल हाउसिंग, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है और बाजार को सपोर्ट मिल रहा है यहां से। लेकिन दबाव में टाटा पावर, सन फार्मा, ल्यूपिन, अंबुजा सीमेंट, गेल और एसबीआई दिख रहे हैं। सौदा आपका में आज हमारे साथ हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। राकेश जी, निफ्टी को हम देख रहे हैं 9460 के आसपास। आप इसे टेक्निकल चार्ट पर कैसे रीड करेंगे? एक्सपायरी का हफ्ता भी है ये। गुड मॉर्निंग प्रियंका देखें तो निफ्टी ने एक बड़ा अच्छा अपमूव दिखाया था और एज ऑफ नाउ निफ्टी ऊपरी स्तरों पे एक रेंज में स्टक है। 9500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट एट अ सेम टाइम प्रियंका नीचे में 9390, 9400 एक इमीडिएट बेस है। इस रेंज में जब तक निफ्टी है, ट्रेडिंग पोजीशंस को लिमिट में ट्रेड करना चाहिए। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो, अगर 9390 के लेवल नीचे में टूटते हैं तब शॉर्टिंग करनी चाहिए। अगर 9500 के ऊपर निकलता है इस सीरीज के अंदर तब लॉन्ग जाना चाहिए। एल्स प्रियंका मेरा ऐसा मानना है स्टॉक स्पेसिफिक होके काम करना चाहिए, क्योंकि मिक्स्ड रुझान है। कई जगह ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है और कई जगह फॉर एग्जांपल एविएशन जैसे स्पेस के अंदर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। एल्स सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। बिल्कुल, एविएशन आज प्रेशर में दिख रहा है, लेकिन साथ ही में थोड़े से दबाव में बैंक निफ्टी भी आपको लग रहे हैं क्या इन लेवल्स पर? हालांकि हरे निशान में जरूर है पर कोई खास बढ़त नहीं है। 23 अंकों की केवल मजबूती दिखा रहे हैं बैंक निफ्टी। राकेश जी, प्रियंका बैंक निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा अच्छा है और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से नीचे में निफ्टी में 9390, 9400 एक बेस है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर 22,650 एक अच्छा बेस है। अगर ये लेवल्स टूटे तभी शॉर्टिंग करनी चाहिए। एल्स बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट हो रहा है। अगर 22,650 के लेवल टूटते हैं तब थोड़ी करेक्शन शायद देखने को मिले। और एक चेक लेते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। यहाँ भी कोई खास बढ़त नहीं है, लेकिन हरे निशान में जरूर बने हुए हैं स्मॉल कैप, और समझते हैं कैसा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ रहे हैं बताने के लिए स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। देखिए, 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज स्मॉल कैप इंडेक्स ने कुछ संभलने की कोशिश जरूर की है। हालांकि ऊपरी स्तर से अगर आप देखें तो वहां भी मुनाफा वसूली देखने मिली है। मामूली हरे निशान में अब ये ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो नतीजों का सीजन है। नतीजों के चलते जिन काउंटर्स में आज अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है उनकी बात करें तो भारत बिजली और एलिकॉन इंजीनियरिंग जैसे काउंटर में नतीजों के बाद अच्छा खासा करीब 5% के आसपास का अपमूव देखने मिल रहा है। लेकिन MM फोर्जिंग, तिरुमलाई और SPML इंफ्रा जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली है। दबाव है इन काउंटर्स में करीब 2.5% से करीब 5% के आसपास का दबाव है। इसके अलावा खबरों में जो स्टॉक्स है जिनमें अच्छी खासी हरकत है उसमें सेलेन एक्सप्लोरेशन का काउंटर शामिल है। दरअसल आज इन्होंने अनाउंस किया कि 26 तारीख को बोर्ड की बैठक है बायबैक के लिए। उसके बाद इस काउंटर में करीब 4% के आसपास की तेजी। सभी जो डिफेंस के काउंटर्स है आज वहां अच्छी खासी हरकत देखने मिल रही है। वालचंद नगर में करीब 4% के आसपास की तेजी है। दरअसल भारत ने एक पॉलिसी फाइनलाइज की है जिसमें भारत की प्राइवेट कंपनीज फॉरेन कंपनीज के साथ काम करेगी। उसके चलते इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी है। न्यूलैंड लैब में भी खबरों के चलते अच्छा खासा एक्शन है, 2% के आसपास की तेजी। इसके अलावा खबरों में है एक ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप। दरअसल एयोन इस ग्रुप के होल्डिंग कंपनी में कुछ हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रहा है। उसके चलते फ्यूचर एंटरप्राइजेस में करीब 4.25% के आसपास की तेजी है। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क में भी करीब 1-1.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वहीं चावल के स्टॉक्स आज अच्छी खासी हरकत दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं GST का इंपैक्ट इन काउंटर्स पे देखने मिल रहा है। LT फूड, कोहिनूर फूड, चमनलाल सेतिया जैसे काउंटर्स में गजब की खरीदारी है। LT फूड में तो करीब 11 से 12% के आसपास की तेजी और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इन काउंटर्स में आज खरीदारी देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है उनकी बात करें तो शक्ति पंप्स, वर्धमान पॉली, मिर्जा इंटरनेशनल, HOV सर्विसेज, MEP इंफ्रा जैसे काउंटर में आज अच्छी खासी तेजी है। वर्धमान तो 20% के आसपास सर्किट पे लॉक है। लेकिन जिन काउंटर्स में आज दबाव है, मुनाफा वसूली है, उनकी बात करें तो तारा ज्वेल्स, सुनील हाईटेक, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सुमित इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर शामिल है, जहां करीब 3 से 12% के आसपास की यहां कमजोरी देखने मिल रही है। फिलहाल
फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद राकेश बंसल की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं। राकेश जी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है? प्रियंका, पहला एक बाय कॉल रहेगा आईटीसी पर। जिस तरीके की वोलेटाइल मार्केट है, आईटीसी ना सिर्फ एक डिफेंसिव बेट बल्कि एक अच्छी रिटर्न देने का दम रखता है। काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और मुझे लगता है 300 के आंकड़े को बड़ी अच्छी से स्टॉक ऊपर में टापेगा। 283 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ट्रेडिंग के नज़रिए से 313 के लक्ष्य के लिए आईटीसी को खरीदने की राय रहेगी। एंड दूसरा एक बाय कॉल रहेगा ईस्ट इंडिया होटल पर। यहाँ पर प्रियंका, हमने 136 के ऊपर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आते हुए देखा है और पिछले 2-3 दिन की अगर आप वोलेटिलिटी देखें पिछले गुरुवार शुक्रवार की, तो स्टॉक ने गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा है। 139.5 का स्टॉप लॉस लगा के 170 के लक्ष्य के लिए EIH को खरीदने की राय रहेगी। तो दो खरीद की सलाह राकेश जी आपको दे रहे हैं। EIH है इनके रडार में, और दूसरा वो स्टॉक जो आज मल्टीपलाइज में अपने आप को दिखा रहा है वो है ITC। तो ITC और EIH है राकेश बंसल की पसंद। राकेश जी, कुछ स्मॉल कैप कॉर्नर में हम हलचल देख रहे हैं, जिन पॉकेट्स में वो स्टॉक्स आपके सामने लाना चाहूंगी। फ्यूचर ग्रुप में अच्छा खासा बज दिख रहा है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस हो या फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, दोनों में ही बहुत अच्छी बढ़त है। आपके व्यू में ये दोनों टेक्निकल चार्ट्स पर कैसे दिख रहे हैं? प्रियंका, दोनों का ही टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। इनफैक्ट फ्यूचर एंटरप्राइजेस को तो हम कवर भी कर रहे हैं और स्टॉक मुझे लगता है एक पोटेंशियल मल्टीबैगर कैंडिडेट बन सकता है। शुक्रवार के सेशन में एक गिरावट देखी थी नतीजों के बाद, बट आज ओपनिंग में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। प्रियंका, अगर किसी का साल 1.5 साल का नजरिया हो तो मुझे लगता है 50 प्लस के लेवल्स फ्यूचर इंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकते हैं और इसको गिरावट पे खरीदारी करके चलना चाहिए। एंड प्रियंका, एक और स्मॉल कैप काउंटर कामत होटल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और अगर आप देखें तो इसने भी पीछे गुरुवार और शुक्रवार को गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा है। कुछ चुनिंदा होटल स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मुझे लगता है कामत होटल 1 से 1.5 महीने में 64 के लेवल्स ऊपर में दिखा सकता है। अगर कोई ट्रेडिंग के नज़रिए से खरीद रहा हो तो 48.5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, सो कामत होटल पर नजर रखिए, ये खरीद के लिए अच्छा एक कैंडिडेट लग रहा है राकेश जी को। साथ ही में राकेश जी, राइस स्टॉक्स, चावल से जुड़े स्टॉक्स में आज हम बस देख रहे हैं। LT फूड्स हो, कोहिनूर फूड्स हो या चमनलाल सेतिया, सभी में बहुत अच्छी बढ़त है। इनफैक्ट LT फूड्स तो 11-11.5% अप है। आपको इनमें से टेक्निकल चार्ट में कौन सा पसंद आ रहा है? प्रियंका, दोनों में से अगर देखें तो LT फूड जैसे आपने मेंशन करा ऑलरेडी एक नए हाइस पे चल रहा है और पीछे 2 दिन में स्टॉक ने करेक्शन ली थी। आज दोबारा से LT फूड्स ने अप ट्रेंड को रिज्यूम करा है। किसी के पास स्टॉक है तो होल्ड करना चाहिए। दूसरी तरफ कोहिनूर फूड्स में मुझे लगता है कि एक नई एंट्री मौजूदा स्तरों पर ट्रेडिंग के नज़रिए से ली जा सकती है। इसमें नीचे में 80-80.5 का एक बेस बना हुआ है और ये स्टॉक 94-95 के लेवल्स दिखा सकता है। और इसी के साथ राकेश जी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद FNO बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हर्षदा सावंत और उनके साथ जुड़ेंगे मितेश ठक्कर और सुमित जैन। आगे है ट्रेडर्स हॉटलाइन। बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली। मिड कैप इंडेक्स ऊंचाई से 200 अंक टूटा। सेंसेक्स निफ्टी ऊपर से 0.5% फिसले। GST की लिस्ट में चावल पर कोई टैक्स नहीं। LT फूड्स 12% ऊपर, लेकिन एयरपोर्ट लीज पर टैक्स बढ़ने से एविएशन शेयर 4% तक टूटे। 4% चढ़कर ITC रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मक्वायरी की आउट परफॉर्मर रेटिंग लक्ष्य बढ़ाकर 340 किया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मंजूरी। घरेलू डिफेंस कंपनियों को होगा फायदा। डिफेंस शेयर 4% तक चढ़े। ईडी के कब्जे में माल्या का यूनाइटेड ब्रूरीज का 8% हिस्सा।
दूसरी लिस्टेड कंपनियों के हिस्से पर भी ईडी का शिकंजा। और गेल आज पेश करेगा नतीजे, मुनाफा 14% बढ़ने का अनुमान। बैंक ऑफ इंडिया, गोदरेज इंडस्ट्रीज, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के नतीजों का भी इंतजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता सावंत और इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 ये हमारा नंबर है। हमारे जानकार आपकी मदद करेंगे, आपको बताएंगे आज की क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। और बाजार पर फटाफट नजर डाल लीजिए, जहां पर हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल से हल्का होता हुआ इंडेक्स 26 अंक ही ऊपर है इस समय निफ्टी, और साथ ही साथ सेंसेक्स भी 133 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स फिर धराशायी होते हुए हाई से हम काफी नीचे आए हैं। फिलहाल 23 अंकों की गिरावट पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, इस सब पर हम बात करेंगे। आपको ये भी बता दें, ये एक्सपायरी वाला हफ्ता है, तो आप वायदे बाजार के नंबर्स और डेटा पर ज्यादा गौर करें। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर मितेश ठक्कर हैं और साथ ही सुमित जैन, आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रिंग हाई से हम एक बार फिर थोड़े से नीचे आए हैं, फिसले हैं, क्या सलाह होगी आपकी? गुड मॉर्निंग हर्षिता। मेरे ख्याल से आई थिंक ये कंसोलिडेशन चलता रहेगा और शायद एक्सपायरी के दिन हमें कुछ ट्रेंडेड मूवमेंट मिले। निफ्टी की जो रेंज है वो करीबन 9360 से लेकर 9520 के आसपास तक की है। 10 पॉइंट ऊपर नीचे आप देख सकते हैं उसमें, और मुझे लगता है कि वो रेंज में रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। और बैंक निफ्टी जो है शायद वो थोड़ा सा गाइडिंग फैक्टर बन जाए निफ्टी के लिए, वो भी रेंज में है 22,600 से लेकर करीबन 22,950 की रेंज में। परंतु अगर 22,600 22,580 के स्तर तोड़ता है, शायद बैंक निफ्टी में एक 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है, तो उसकी वजह से शायद निफ्टी में थोड़ा दबाव रहेगा और निफ्टी शायद नीचे वाले रेंज के सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा। करेक्शन की संभावना जब भी आएगी जब 9360 के नीचे अगर आप क्लोज करके ट्रेड करना चालू करते हैं तो। ओके, सुमित, आप कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट्स में 9300 पर है और 9500 पर कॉल में, और कंस्ट्रिंग में एक्सपायरी में है, और ज़्यादातर एटलीस्ट बीते हफ्ते के फर्स्ट हाफ के एक्शन को देखकर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 9600 के आसपास एक्सपायरी होगी। उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, आप क्या ट्रेड इनिशिएट करेंगे, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं 9600 के कॉल में एडिशन हुआ है लगभग 4 लाख शेयरों का। जी, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। यहाँ से आपका एक नज़रिया मैं दूसरे एक पहलू पे डालना चाहूँगा। जैसे कि ये एक्सपायरी वीक है, एक्सपायरी वीक के अंदर क्या होता है, रोल ओवर स्टार्ट हो जाते हैं, और आज सिंस T-3 एक्सपायरी है, एक्सपायरी के लिए 3 सेशन बाकी है। अगर आप नेक्स्ट सीरीज़ का ओपन इंटरेस्ट देखें जून में, तो जून में एक 9700 की कॉल के ऊपर सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। हालांकि ये है 20 लाख शेयर से कम, बट अगर आप वो चेक करें तो वहाँ से यहाँ से हमें आइडिया लगता है कि एक तेज़ी का माहौल बरकरार है। और इसके चलते जिस तरीके से जो निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट्स आके निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरह से सेक्टर रोटेशन चल रहा है, विच इज़ अ हेल्दी थिंग फॉर द मार्केट्स। एंड मेरे हिसाब से फिलहाल मार्केट्स आर अगेन बाय ऑन डिप्स। ओके, गिरावट पर खरीदारी की सलाह यहाँ पर आती दिखाई दे रही है। आपने टारगेट दिया 5770 का, 9570 का, और 9410 रहेगा स्टॉप लॉस। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक लाइन पर जुड़ गए हैं, कैलाश नासिक से। बताइए कैलाश। मैडम, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का 200 का कॉल लिया है मैंने, 3 रुपये 50 पैसे से। 200 का कॉल 3 रुपये 50 पैसे पर? हाँ, 3 रुपये 50 पैसे नहीं का कॉल। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा आज वैसे ऊपरी लेवल से कुछ हल्का होता हुआ दिखाई जरूर दिया, 1.5% नीचे है। क्या सलाह होगी इस पर आपकी सुमित? जी, यहाँ पर जैसे कि कॉल में इनका काफ़ी थोड़ा नुकसान लग रहा है। सेकेंडली, जो रिजल्ट सीजन होता है उसके अंदर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो एक ध्यान रखिए कि एक आईवी जो होती है, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पे होती है। तो लॉन्ग ऑप्शन हमेशा अवॉइड करें रिजल्ट सीजन में ट्रेड करना। यहाँ पर इनके लिए यही सलाह है कि कॉल से एग्जिट हो जाएं और नेक्स्ट एक्सपायरी में चेक करें अगर इन्हें लॉन्ग पोजिशन बनानी हो तो। फिलहाल PSU बैंक्स में तेज़ी बरकरार है, बट थोड़ा आराम से पोजीशन बनाए, तो अग्रेसिव पोजीशन ना बनाए। इस पोजीशन से आप कह रहे हैं
इस पोजीशन को काट लें, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में निचले लेवल्स पर पोजीशन ली जा सकती है? क्या ट्रेड रहेगा? बिल्कुल निचले लेवल्स में पोजीशन ली जा सकती है, बट ये एक्सपायरी खत्म होने दे, अगले मंडे या ट्यूसडे को पोजीशन बनाएं। ओके, ये आपके लिए सलाह है। एक्सपायरी निकलने दीजिए, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में आप पोजीशन लेंगे तो वो सेफर स्ट्रैटेजी रहेगी। अरविंद जैन लाइन पर हैं चेन्नई से, बताइए अरविंद जी। या मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मैडम 416.75 एवरेज है मैडम, 2 लॉट शॉर्ट है मेरा मदरसन सुमी में 416 के एवरेज का शॉर्ट की पोजीशन ली है। स्टॉक भागा है, इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में मुझे याद है नंबर्स देखकर बाजार में काफी उत्साह था। मितेश, कैसे ट्रेड करें, क्योंकि एफआईआई ब्रोकरेजेस भी कंपनी के ग्रोथ आउटलुक को लेकर काफी पॉजिटिव है। 510 का टारगेट सीएलएसए ने खुद दिया, क्या किया जाए? आई थिंक यहाँ पर अभी भी ट्रेंड ऊपर की तरफ ही, थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है स्टॉक, परंतु मेरा बायस ऊपर की तरफ ही, तो मेरे हिसाब से अभी भी काट लेना चाहिए। आई थिंक आइडियली 422-23 का स्टॉप लॉस होना चाहिए था, परंतु अगर नहीं भी लगाया तो अभी भी काट ले, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि वो 420-422 के स्तर को तोड़ेगा नहीं और पहले और ऊपर के लेवल दिखाएगा। ओके, तो पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। जो शॉर्ट आपने लिया है ना, कवर करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तेजी में है कंपनी इस समय, भले ही महंगी हो लेकिन तेजी की पोजीशन यहाँ पर लेनी चाहिए। देवेंद्र हमारे साथ लाइन पर हैं गोंडिया महाराष्ट्र से, बताइए देवेंद्र जी। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम देवेंद्र मंडल है। नमस्कार। हाँ मैडम, मैंने जब ये JSW स्ट्रीट का ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम पे मैंने 2 लॉट बाय किए थे 3 रुपए के हिसाब से, 215 के स्ट्राइक पे 3 लॉट लिए। 2 लॉट लिए, ठीक है। ओके, फेयर इनफ। क्या सलाह होगी सुमित आपकी? 215 पर ही कॉल लिया है जी। फिलहाल इन्होंने कॉल तो अच्छा लिया था जब ब्रेकआउट हुआ था, बट 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऑप्शन बाय करते वक्त। अगेन सिमिलर रिपीट करना चाहूँगा, इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट के दिन शेयर काफ़ी ऊपर चढ़ा था बट नेगेटिव में बंद हुआ था। अगर आप कोई ऑप्शन खरीदें और 2 या 3 दिन में आपकी मूव ना आए तो आप एग्जिट कर लीजिए उसे, ताकि आपको एटलीस्ट टाइम डीके ना फेस करना पड़े। यहाँ पे फिलहाल अगेन ये 40-50 पैसे के पास चल रहा है, इसे एग्जिट कर लें। और मेटल्स में तेजी, JSW स्टील में तेजी बनाने के लिए 205 का स्तर देखें, 205 के 200 के स्तर के ऊपर, 205 के स्तर के ऊपर जब ये ट्रेड करें तब आप इसमें तेजी बना सकते हैं। ओके, 205 के ऊपर जब निकले तब तेजी की पोजीशन लीजिए, फिलहाल अपनी पोजीशन काट लीजिए देवेंद्र जी, ये आपके लिए सलाह है। विवेक हमारे साथ लाइन पर है नई दिल्ली से, बताइए विवेक। हेलो। हाँ विवेक, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने सुजलॉन पे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैंने सौदा काट, लेकिन मैंने एक और सौदा खड़ा किया था, तो बैंक ऑफ इंडिया की मैंने एक लॉट लिया हुआ है 165 की स्ट्राइक प्राइस पर। 165 पर आपने शॉर्ट पोजीशन की है? मैम 165 के स्ट्राइक प्राइस का मैम एक लॉट मैंने लिया है आज ऑप्शंस पे मैम 2.25 पे। ओके, 165 का इन्होंने ये आपने तेजी की पोजीशन ली है या मंदी की? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पुट ली है, ठीक है, वही 165 का पुट। स्टॉक 173 के आसपास है। आज देखिए नतीजे आने वाले हैं, क्या सलाह होगी सुमित आपकी? जी ये पोजीशन, ये यहाँ पर ये पोजीशन होल्ड करें। एक 172 के इसके काफी अच्छा सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट तोड़े तो इन्हें ऑप्शन में आज प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल सकता है। ओके, ये आपके लिए कॉल है। 172 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। रूपल हमारे साथ लाइन पर है हैदराबाद से, बताइए रूपल। मेरे पास जज डायल का एक लॉट है 550 पर लॉन्ग है। और कितना टाइम आप दे सकती हैं रूपल इस ट्रेड को? अभी तो एक्सपायरी है ना 3 डेज के बाद, ऑलरेडी 1 मंथ मैंने रोल ओवर किया हुआ है। ठीक है, 550 काफी ऊंचे भाव पर इन्होंने पोजीशन ले रखी है, बताइए अमितेश क्या सलाह होगी? ये आई थिंक जस्टाइल में एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक का, करीबन 489-490 के आसपास का, और उसके नीचे ये बंद नहीं दे रहा था और बार बार नीचे जाकर वहाँ से ऊपर आया था। तो अगर आज ये बंद देता है तो एक ब्रेकडाउन होगा। तो मेरे ख्याल से आप या तो अभी करंटली 480 का पुट उसका बाय करके रख लें इस करंट एक्सपायरी का, अगर नीचे बंद आता है तो फ्यूचर्स एग्जिट कर दें, आपको पुट में पैसा थोड़ा रिकवर हो जाएगा। और एल्स अगर ये बंद नहीं आता है, इसके ऊपर आता है, तो ये स्टॉप लॉस लगा के 485-490 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए इसमें। बाउंस पे आपको 530-535 तक आपको एग्जिट मिल सकता है, परंतु चांसेस इंडिकेटर सेटअप थोड़ा सा वीक है, तो मेरा बायस है कि शायद ये नीचे की तरफ टूट सकता है। तो सजेस्ट करूँगा 480 का पुट ले लें, तो आपका एक बार करंट मंथ की डाउन साइड आपकी कैप हो गई। अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो आप फ्यूचर से निकल जाएं और पुट को होल्ड करें, और आने वाले 2-3 दिनों में स्टॉक में और गिरावट आ सकती है। ये तो यहाँ पर शायद
आप टाइम तो दे सकते हैं, लेकिन चांसेस है और कमजोरी बनती दिखाई देगी, और वजह भी है नतीजे आ चुके हैं। मुनाफा हमने देखा है 37% गिरा है। सालाना आधार पर मार्जिन्स भी कुछ कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तिमाही दर तिमाही में मार्जिन्स में सुधार जरूर है। हमारे साथ कंपनी के CFO राम कुमार कृष्णमाचारी हैं, तो जस्ट डायल पर और डिटेल में चर्चा करते हैं। राम कुमार जी, अगर हमें बता सके, रेवेन्यू ग्रोथ में काफी डिक्लाइन FY15 में देखने को मिल रहा है, सिंगल डिजिट्स, क्या कुछ रिकवरी हो पाएगी? डेफिनेटली ये एक बड़ा शिप है, वो टर्नर होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो रिकवरी तो डेफिनेटली हमारा उम्मीद है कि अगले 1-2 क्वार्टर में आ जाएगा। बट एक चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो सिंगल डिजिट ग्रोथ है, आपको देखना पड़ेगा इन द कॉन्टेक्स्ट जब हमने लास्ट 2-3 साल में कोई एडवर्टाइजिंग नहीं किया था, इसीलिए हमारा जो यूजर का जो ग्रोथ था, ट्रैफिक ग्रोथ था, वो सारा बहुत कम हो गया था। इसके वजह से हमारा जो रिन्यूअल का जो होता है कंज्यूमर, उसमें जो परसेप्शन आ गई कि बहुत जर्जर में हम लोग से जो रिन्यूअल में जो इंक्रीज बढ़ावा हम लोग को देखने को मिला था रिन्यूअल अमाउंट का, वो जरा कम हो गया था। इसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू में इम्पैक्ट पड़ा है। बट हैविंग सेड दैट, जो रेवेन्यू ग्रोथ है डबल डिजिट आने के लिए हमारा पूरा कोशिश है सेल्स फोर्स एक्सपेंशन करने के लिए। ये वॉल्यूम ड्रिवन होना, द ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ पेड कैंपेन साइन अप। सो हमारा उम्मीद है कि हम जब सेल्स फोर्स एक्सपेंड करेंगे फॉर FY18 मे बी 1000 to 2000 पीपल, प्लस हमारा जो एड कैंपेन चल रहा है वो ट्रैफिक भी आपको बहुत असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। ये जो ट्विन जो स्ट्रेटेजी है, एड कैंपेन ऑन द यूजर साइड एज वेल एज सेल्स फोर्स एक्सपेंशन, ये दोनों हमको ग्रोथ टू कम बैक टू डबल डिजिट ग्रोथ आने के लिए हमको हेल्प करेगा। मुझे एक चीज बताइए, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अपने कोर बिजनेस पर फोकस करने की? जो आप एड कैंपेन लेकर आए हैं वो सर्च प्लस के लिए है, तो जेडी ओमनी, जेडी पे से क्या कुछ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है या नहीं, या फिर सारा फोकस रहेगा सर्च प्लस से ही कमाई करने का? सर्च प्लस यूजर एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी है। हमारा प्लेटफॉर्म आप देखेंगे, आप सर्च कर सकते हैं, आप ट्रांसैक्ट भी कर सकते हैं ऑन सर्च प्लस। प्लस आपका जो इंफॉर्मेशन चाहिए, दोस्तों का रिकमेंडेशन चाहिए, फ्रेंड्स का रेटिंग्स एंड रिव्यू आप हमारे जेडी सोशल पे कर सकते हैं। और जो पेमेंट करना है मर्चेंट को, और मर्चेंट साइड से जो पेमेंट लेना है कंज्यूमर से, जेडी पे से कर सकते हैं आप। सो ये जो चार ऑल द 4 पिलर्स आर गोइंग टू ड्राइव द यूजर एंगेजमेंट एज वेल एज एंड यूजर एंगेजमेंट इज गोइंग टू ड्राइव द मोनेटाइजेशन। हम सर्च प्लस को हम मोनेटाइजेशन की तरह से हम नहीं देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि हाउ हम यूजर से एंगेज कर सकते हैं, यूजर को हम कैसे वैल्यू। पॉइंट टेकन राम कुमार। जेडी ओमनी की क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपने कहा था कि Q4 के बाद आप फाइनल डिसीजन लेंगे कि इसको कैसे ट्रीट करना है? डेफिनेटली हमारा अभी फोकस है कोर बिजनेस को डबल डिजिट ग्रोथ में लेके आने का, वो हमारा पहले फोकस है। हमारा जेडी ओमनी का हमने एक गलती किया कि सभी वर्टिकल और सभी कैटेगरी को हमने लॉन्च किया था। हम अभी उसको अभी थोड़ा वी आर बैक इनटू द ड्राइंग बोर्ड एंड लुकिंग एट हम कैसे एक लाइटर वर्जन ऑफ ओमनी ला सके। तो वो का कोई प्लान है? आर यू प्लानिंग टू एग्जिट ओमनी? No, definitely a lighter version of Omni is where we may bring it up. शुक्रिया मिस्टर राम कुमार हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो फोकस कोर बिजनेस पर एक बार फिर लाएंगे, और इन्होंने जो एड कैंपेन लॉन्च किया है, जो आपने शायद टीवी पर भी देखा होगा अमिताभ बच्चन के साथ, उनको लगता है कि उससे ट्रैक्शन बढ़ेगा, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि फिर वो रेवेन्यू ग्रोथ लौटती हुई दिखाई देगी। वक्त हो रहा है स्पीच एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे दोनों जानकार सुमित जैन और मितेश ठक्कर आपको बताएंगे उन्होंने कौन से स्टॉक्स चुने हैं आज के ट्रेड के लिए, और साथ ही एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए? पहले ऑप्शंस के जरिए क्या इस मार्केट में ट्रेड करने के मौके दिख रहे हैं वो समझते हैं। सुमित बताइए, कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी?
जी बिल्कुल, ऑप्शन स्ट्रैटेजी मेरी इनलाइन रहेगी जो मेरा फ्यूचर्स का बाय कॉल था उसके साथ ही। बट यहाँ पर सिंस एक्सपायरी वीक है तो मैं जून की 9600 की कॉल में बाय कॉल देना चाहूँगा। यहाँ पर 55 से 60 के स्तर के बीच आप ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रखे 33 के नीचे, और इस कॉल के लिए मेरा टारगेट रहेगा 110 का। ओके 9600 का कॉल लीजिए। निफ्टी जून सीरीज में पोजीशन आपने लेनी है, 110 का टारगेट, और ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस 33 के आसपास लगाइए। 55 से 60 के बीच में ये कॉल मिलता है तो आप इसे खरीद ले। इस बीच कोटक महिंद्रा बैंक से अपडेट आ रहा है कि उदय कोटक ने बैंक में करीब 1.8 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। वो स्टॉक थोड़ा सा एक्टिव रहा है आज सुबह से, और एक ब्लॉक डील के जरिए ये ट्रेड सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। उदय कोटक का स्टेक अब 30.8% से घटकर 29.9% पर है। ये फिलहाल अपडेट आता हुआ। ऑफ कोर्स बैंक के किसी अधिकारी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये फिलहाल एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ लगी है कि उदय कोटक ने 1.8 करोड़ शेयर आज सुबह में ब्लॉक डील के जरिए बेचे हैं। वो स्टॉक हम आपके रेडार पर रखेंगे और आपके लिए एक राय भी लेकर आएंगे। इनफैक्ट मितेश, इसी पर एक कॉल दीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक पहले क्या ट्रेड लिया जाए? अभी तक कोटक बैंक में ऐसा कोई सेलिंग का सिग्नल नहीं आया है। स्टॉक जरूर ओवरबॉट है, थोड़ा सा एक पुल बैक दे सकता है। फिलहाल मेरे लिए ट्रेडिंग व्यू अभी तक स्टॉक में है नहीं, कुछ ऐसा फ्रेश ट्रेड नहीं है मेरे पास स्टॉक में। और तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेवल्स के पास में आता है, थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ के चलते हुए, या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो आई थिंक 900 से लेकर 915 की रेंज में काफ़ी अच्छा बाइंग जोन होगा स्टॉक का, और वहाँ पे जरूर लॉन्ग पोजीशन एक्सप्लोर की जा सकती है। फॉर द टाइम बिंग स्टॉक को अवॉइड करें। फॉर द टाइम बिंग अवॉइड कीजिए कोटक महिंद्रा बैंक को। लेकिन मितेश ने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं आज के ट्रेड के लिए, उसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर, और इस समय कौन से ट्रेड्स में आप उतर सकते हैं, कहां पर मौके दिख रहे हैं, ये जानते हैं। मितेश, बताइए आपके रेडार पर क्या स्टॉक्स हैं? देखिए, एक बाय और एक सेल है। आईजीएल मुझे थोड़ा वीक लगता है, परंतु उसका ब्रेकडाउन 985, 996 के नीचे होगा, तो आप 985 का ब्रेकडाउन का वेट करें। उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना चालू करता है तो 1010 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लें, और 940 तक के टारगेट देखें। और आईटीसी बाय कॉल होगा 288 यानी 288 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, और 305, 306 तक के टारगेट्स देखें। आईटीसी आज का इनफैक्ट हॉट फेवरेट है, स्पेशली वो जीएसटी रेट्स आने के बाद कई लोगों ने कहा है तेजी करनी चाहिए। सुमित, आपने क्या चुना है आज? जी मेरे पास भी 2 बाय कॉल्स हैं, हालांकि मेरे दोनों बाय कॉल्स लार्ज कैप स्टॉक्स में हैं। पहला बाय कॉल है एलएनटी पर। यहाँ पर मे फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखे 1729 के नीचे, और इस ट्रेड के लिए मेरा टारगेट रहेगा 1784 का। मेरा दूसरा बाय कॉल है भारती एयरटेल पर। भारती एयरटेल के मे फ्यूचर्स लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखे 372 के नीचे, और मेरा टारगेट रहेगा 388 का इस ट्रेड के लिए। ओके, तो भारतीय एयरटेल में तेजी करिए, और साथ ही एलएनटी में भी मौका है खरीदारी करने का। वो स्टॉक भी आप तेजी में ही खरीदें। टारगेट 1784 का इस समय सुमित दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, सुमित और मितेश, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज की ट्रेड पर, साथ ही अपने ट्रेड्स भी सुझाने के लिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रियंका संभव आपके शेयरों पर फटाफट राय लेकर आएंगी प्रकाश कावा के साथ। तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली। मिड कैप इंडेक्स ऊंचाई से 200 अंक टूटा। सेंसेक्स निफ्टी ऊपर से 0.5% नीचे। जीएसटी की लिस्ट में चावल पर कोई टैक्स नहीं। एलटी फूड्स 12% ऊपर, लेकिन एयरक्राफ्ट लीज पर टैक्स बढ़ने से एविएशन शेयर 4% तक लुढ़के। सिनेमा टिकट पर 28% जीएसटी से पीवीआर मुक्ता आर्ट्स भी
फिसले। चार % चढ़कर आईटीसी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मैक्वायरी की आउटपरफॉर्म रेटिंग लक्ष्य बढ़ाकर 340 रुपए। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मंजूरी। घरेलू डिफेंस कंपनियों को होगा फायदा। डिफेंस शेयर 4% तक चढ़े। ईडी के कब्जे में माल्या का यूनाइटेड ब्यूरीज का 8% हिस्सा। दूसरी लिस्टेड कंपनियों के हिस्से पर भी ईडी का शिकंजा। और गेल आज पेश करेगी नतीजे। मुनाफा 14% बढ़ने का अनुमान। बैंक ऑफ इंडिया, गोदरेज इंडस्ट्रीज, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल के नतीजों पर भी है नजर। सेंसेक्स और निफ्टी में हमने जो जोरदार तेजी देखी थी उसको थोड़ा सा लूज करते हुए बाजार, लेकिन अभी फिर भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में जरूर है, लेकिन बढ़त कम हुई है सुबह के मुकाबले। 119 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में अभी फिलहाल है। निफ्टी 9450 के इर्द गिर्द 22 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार। मिड कैप में हम देख रहे हैं गिरावट बढ़ती हुई, 35 अंकों का नुकसान यहां पर है। बैंक निफ्टी भी सपाटी कहेंगे, 15 अंकों की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ जो है वो अभी फिलहाल है तो जरूर डिक्लाइंस की तरफ, लेकिन दोनों के बीच फासला बेहद कम है। 817 शेयर है जो गिर रहे हैं, 857 शेयर है जो आगे बढ़ रहे इस बाजार में। आईटीसी अभी तक का हीरो बना हुआ है, टॉप परफॉर्मर है आईटीसी। इंडिया बुल हाउसिंग, भारती इंफ्राटेल, इनकाउंटर से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दबाव में एविएशन स्पेस नजर आ रहा है और इसके अलावा टाटा पावर, ल्यूपिन, एसबीआई से भी दबावहीन दिख रहा है। रोज की तरह बाजार में मुनाफे की रणनीति के साथ आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, निफ्टी में आप अभी जिस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं इसे टेक्निकल चार्ट पर कैसे रीड करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। स्ट्रक्चर के हिसाब से अब भी ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हाँ, 9500 के करीब एक थोड़ा रेसिस्टेंस था, वहीं पर आज हमने रेसिस्टेंस देखा लेकिन कहीं पर वीकनेस नहीं है। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर और लोअर रीजन्स में सपोर्ट है। मार्केट टिपिकली साइडवेज जोन पर है, तो जब तक ये ट्रेंड नहीं निकलता ऑन द अपसाइड और डाउन साइड थोड़ी दिक्कत होगी, स्टॉप्स ट्रिगर हो सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, 22,700 के करीब यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन रेसिस्टेंस 22,950 के करीब है। तो यहाँ पर भी एक दिक्कत सी है, साइडवेज मूव है। बिल्कुल, तो बाजार साइडवेज मोशन में नजर आ रहा है अभी फिलहाल, लेकिन हम रुक करते हैं स्टॉक फटाफट का। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, आपके आज तमाम स्टॉक्स पर फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। पंजाब से राजेंद्र का है पहला सवाल। हैथवे केबल 200 शेयर 43 रुपए की खरीद रही है, नुकसान 2 रुपए 20 पैसे पर शेयर हो रहा है। नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए। हो सकता है और थोड़ी नरमी मिले, लेकिन 38-39 जोन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। टारगेट ऑन द अपसाइड 48 और 50 जोन है, लेकिन वक्त लगेगा। बैंगलोर से श्रीधर का सवाल। जेपी पावर 6000 शेयर है, जेपी पावर के 12 रुपए की खरीद रही है। निकल जाना चाहिए यहाँ से, एब्सोल्युटली। कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, जितना रुकेंगे ज्यादा उतना ज्यादा नुकसान होगा या फ्रस्ट्रेट होंगे। निकल जाइए। ओके, अगला स्टॉक लाते हैं आपके सामने। आशीष सक्सेना का इंदौर से। बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपकी सलाह चाहिए। 1000 शेयर है, 192 रुपए 60 पैसे की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो चार्ट है उसके हिसाब से अप मूव ऑन है। अपर रीजन पे अगर बेचना है तो 210 से 220 ये एक जोन है मुनाफा वसूली करने का। मुंबई से राजन, फोर्टिस हेल्थ केयर 50 शेयर 220 की खरीद। फोर्टिस हेल्थ केयर 220, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ी नरमी आ सकती है, लेकिन 190 जोन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वापस बेचना है तो 230-250 ये एक जोन है। अहमदाबाद से राजेंद्र कोठारी, जियोजीत बीएनपी 1000 शेयर 39 रुपए 80 पैसे की खरीद है। होल्ड करना चाहिए। 65 का एक स्टॉप लगाए चलिए और होल्ड कीजिए। हो सकता है 90-95 का एक टारगेट भी बन सकता है। होल्ड। पटना से राज, हिंदुस्तान जिंक 100 शेयर 292 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए। अब
वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल्स में 240 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये होल्ड करता है तब तक एक कह सकते हैं कि एक अपमूव का एक चांस है। फिर एक कॉस्ट प्राइस के आसपास चला सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड कीजिए। अहमदाबाद से नवरत्न एशियन पेंट्स 1000 शेयर 1171 रुपए की खरीद का भाव रहा है। नुकसान 53 रुपए से कुछ ज्यादा पर शेयर हो रहा है। नथिंग टू वरी, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है, अप साइडवेज कंसोलिडेशन पे, लेकिन मुझे लगता है 1250 से 1300 का भी टारगेट नजर आता है। लॉन्ग टर्म होल्ड एशियन पेंट्स। जयपुर से सुशील, डेटामेटिक्स ग्लोबल 2000 शेयर 131 की खरीद रही है। बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन नरमी है अब और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनका अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो एग्जिट, अदरवाइज होल्ड कीजिए। 110, 105 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहां से एक बाउंस मिल सकता है। हैदराबाद से राकेश अग्रवाल, एसबीआई के 100 शेयर 308 रुपए खरीद का भाव। होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 280 के हैं, मुझे लगता है इसका टारगेट 340 भी जा सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। दिल्ली से तनुज, डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग 500 शेयर 390 की खरीद है इनकी। तनुजा, मुनाफा बुक कर लीजिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अच्छा पैसा मिल रहा है। यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर कंसोलिडेशन आ सकता है, इसलिए मुनाफा बुक कर लीजिए। कोल्हापुर से विनीता, एक्साइड इंडस्ट्रीज 200 शेयर 237 रुपए 50 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए। इसका टारगेट मुझे 250 से 260 नजर आता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है। साइडवेज मूव रहेंगे, लेकिन अप मूव ऑन है। अहमदाबाद से शंकर व्यास, एडलवाइज 500 शेयर 190 की खरीद है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया होल्ड है। एडलवाइज 160 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं। टारगेट 200 के करीब जाने की पूरी संभावना है। अगला स्टॉक बीजीआर एनर्जी, भोपाल से प्रवीण है, आपकी सलाह चाहते हैं। 700 शेयर इनके पास 177 रुपए की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए। बेचने की जगह है 200 से 230, 225, तो यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। 160 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बीजीआर। लुधियाना से दविंदरजीत सिंह, उज्जीवन 1000 शेयर 343 रुपए की खरीद है। स्ट्रक्चर तो वीक है, इसलिए मैं एग्जिट कर लेता है स्टॉक से। ओके, दिल्ली से राकेश जी का है अगला सवाल। ट्रेंड 70 शेयर 265 की खरीद है। ट्रेंड, वेल ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। बाउंस जगह ऐसी है जहां से बाउंस हो सकता है, और सपोर्ट भी लिया है 240 के आसपास। होल्ड कीजिए। 260 में निकलने की कोशिश कर रहा। हैदराबाद से लक्ष्मण, पीएनबी 150 शेयर है इनके पास 166 रुपए की खरीद रही है। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। थोड़ी और भी नरमी आ सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 150 में है। बेचने की जगह 180, 170 टू 180 जोन्स। कोची से मिराज सिंह, सुमित इंडस्ट्रीज है इनके पास 125 शेयर 39 रुपए 78 पैसे की खरीद है तो अप मूव ऑन। 32 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, फिर एक अप मूव मिल सकता है। बेचने की जगह 45 टू 50 जोन्स। बैंगलोर से अनूप पांडे, एचडीआईएल होल्ड करते हैं 500 शेयर 98 रुपए 62 पैसे की खरीद रही है। वेल होल्ड कीजिए। 82 का स्टॉप लगाइए। बेचने की जगह 100 के करीब, 100 से 105। मुंबई से भूषण, एमसीएक्स 100 शेयर 980 की खरीद है। एग्जिट। इसमें मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो चुका और लोअर लेवल देख सकते हैं। आपको फिर भी मुनाफा मिल रहा है 10 रुपए का। एग्जिट। अहमदाबाद से अंकित पटेल, डशमन फार्मा 100 शेयर 308 की खरीद। वेल होल्ड करना चाहिए। 280 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से, फिर एक अप मूव मिल सकता है। बेचने की जगह 330 से 340। अगला स्टॉक है कोल इंडिया का, गुड़गांव से प्रिया है जो जानना चाहती है। 30 शेयर है उनके पास 408 की खरीद रही है। अब ये जगह बेचने की तो नहीं है, स्ट्रेच हुआ है डाउनसाइड, यहाँ से एक सपोर्ट मिल सकता है। स्ट्रक्चर वीक है, इसका जो मूव मिलेगा अप मूव हो सकता है 330 के करीब ले जा सकता है। वहां पर सोच सकते हैं क्या करना चाहिए। फिलहाल बेचना नहीं चाहिए, होल्ड। ओके, और इसी के साथ हमारे पास इतने ही सवाल थे आज। स्टॉक्स फटाफट में बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। जाने माने उद्योगपति विजय माल्या को एक और बड़ा झटका लगा है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यूनाइटेड ब्रूरीज में माल्या के हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे थोड़ी ही देर में। हमारे साथ जुड़ेंगे moneycontrol.com के संवाददाता तरुण शर्मा। क्या तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं? तरुण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, विजय माल्या के कुल कितने हिस्से पर ईडी ने ये कब्जा किया है जो खबर आ रही है अभी?
बिल्कुल प्रियंका का बताना चाहूंगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो विजय माल्या का जो स्टेक यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग और किंगफिशर के अंदर जो है उसको अपने कब्जे में ले लिया है और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इस शेयर होल्डर का ऑनर बन गया है। तो जो सबसे बड़ी मुश्किल अब जो कंपनी के सामने आएगी, एक तो ईडी बोर्ड की सीट लेगा जो विजय माल्या के 8% और 3% जो माल्या प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे थे, और इनडायरेक्ट जो शेयर होल्डिंग है वो 30% के आसपास है। और जो हेनकिन जो इस डील में आगे बढ़ रहा था उसका ये मानना था कि विजय माल्या के जो शेयर बैंक्स के पास प्लेज है वो उसको खरीद कर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा सकता था, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि एज पर द लॉ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब इस जो ये शेयर होल्डिंग है, ये शेयर से इनको बेच नहीं सकता है। इस वजह से अब ये हैंकिंग की जो डील है वो अब वो रुक सकती है। और इसके साथ जो बैंक्स जो सोच रहे थे कि जो फ्लैश शेयर्स है उनको बेच कर वो अपना बकाया ले लेंगे, वो भी अब नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूल्स के हिसाब से अब वो ये शेयर्स नहीं बेच सकते। धन्यवाद तरुण। तो बड़ी खबर, ईडी ने यूबीएल यूनाइटेड ब्रूअरीज में माल्या के सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया है और इसके बाद हाइनकेन के डील पर भी हम असर देखेंगे। एक बड़ी खबर और माल्या के लिए एक बड़ा झटका। तरुण शर्मा हमारे साथ थे, moneycontrol.com के दे रहे थे सारी डिटेल्स। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का भी हाजिर हो रहे। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला तो शुरू करेंगे ही, साथ ही नतीजों पर बात करने के लिए GHCL के MD RS जलान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आगे सौदा आपका में। GHCL के नतीजों की बात करते हैं। कंपनी का मुनाफा 45% बढ़ा है, वहीं आय 27% बढ़ी है। हालांकि मार्जिन कमजोर दिख रहे हैं। और नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ है RS जलान, मैनेजिंग डायरेक्टर GHCL। मिस्टर जलान नमस्ते, स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही कि हम देख रहे हैं अच्छा ग्रोथ तो नजर आ रहा है रेवेन्यूज में, लेकिन मार्जिन में एक दबाव है, इसकी वजह क्या रही है? क्या रॉ मटेरियल का कॉस्ट एक वजह रहा है या आप लोगों ने कुछ प्राइस कट्स लिए हैं? प्रियंका, अगर आप देखें पूरे साल को, पहले मैं पूरे साल के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहूँगा। अगर आप पूरे साल में अगर देखें तो हमारे को काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस रहा। हमारी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थी, जो कि लास्ट ईयर 257 करोड़ रुपए थी, वो हमने करीब 387 करोड़ रुपए पे इस साल बंद किया है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने करीब 50% से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस किया है। और अगर आप पिछले 3 सालों का डेटा अगर देखें तो आप ये देखेंगे कि हमने 49% CAGR का ग्रोथ पिछले 3 सालों में किया है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको टॉप लाइन के ग्रोथ की बात करूं पूरे साल में, तो आप देखेंगे कि हमने जो है टॉप लाइन में भी ग्रोथ करीब 10% की ग्रोथ करी है और हमारी जो EBITDA है उसमें करीब 14% की ग्रोथ है। तो पूरा साल हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। अगर मैं इस लास्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें तो हमारा रेवेन्यू में करीब 27 से 28% की ओवरऑल ग्रोथ रही है। ऑफकोर्स हमारी जो मार्जिन है उस मार्जिन में थोड़ी कमी आई है और वो जैसा आपने सही बताया कि हमारी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जिसका कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस ग्लोबली बढ़ी हैं और सोडा एश की प्राइसेस एज इट इज रही हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो उसको देखते हुए हमारी मार्जिन में EBITDA के मार्जिन में थोड़ी सी कमी है। बट अगर पूरे क्वार्टर को अगर हम देखें तो हम वॉल्यूम ग्रोथ प्लस हमारी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हमारी फिर भी उसके बावजूद भी हमारी जो है जो ग्रोथ है वो EBITDA में करीब हमारी 6% की ग्रोथ उसके बावजूद भी रही है। तो हमारा पूरा क्वार्टर सक्सेसफुल रहा। आने वाले समय के लिए मार्जिन में आप किस तरह के इम्प्रूवमेंट की उम्मीद रख रहे हैं? अगर आप देखें हमारा जो एक्सपेंशन था 1 लाख टन का, वो एक्सपेंशन अभी हमने कंप्लीट कर लिया विद इन टाइम और विद इन अ कॉस्ट। और उसका जो हमको फ़ायदा जो है अगले साल में उसके वॉल्यूम का फ़ायदा एक तरफ होगा। बट जो हमारी मार्जिन क्वार्टर 4 17 की है वो मार्जिन हमारी उम्मीद है कि हम आने वाले समय में हम शायद मेंटेन कर पाएंगे। तो ओवरऑल ठीक रहेगा। और अभी अगर बात करें कंपनी किस तरह की यूटिलाइजेशन लेवल्स पर काम कर रही है?
अगर आप पूरे साल की यूटिलाइजेशन अगर देखें सोडा एश में, तो आप ये देखेंगे कि हमारा ओवरऑल जो यूटिलाइजेशन है वो करीब करीब 92% के आसपास रहा है पूरे साल में। एंड हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में भी हमारी ये यूटिलाइजेशन इसी लेवल पे रहनी चाहिए। ये एक इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क है इस तरह की यूटिलाइजेशन का, एंड हमारा ये मानना है कि हम इसको मेंटेन करते रहेंगे आने वाले समय में भी। और आपके केपेक्स के प्लान पर थोड़ा सा जानना चाहूंगी मिस्टर जालान। कैपेक्स अगर आप देखें तो हमने इस साल में 16-17 में हमने सोडा एश का सक्सेसफुली एक्सपेंशन कंप्लीट किया, और ओवरऑल हमने करीब करीब 400 करोड़ रुपए जो है हमने पूरे एक्सपेंशन में पूरे सारे बिजनेस को लेते हुए टेक्सटाइल प्लस कैपेक्स सोडा एश सबको लेकर के हमने करीब 400 करोड़ रुपए का खर्च किया है। और हमारे आगे भी हमने अनाउंस किया है कि हम जो हमारा प्लांट का जो सोडा एश प्लांट में 1.25 लाख टन का जो एक्सपेंशन है वो हमने टेकअप किया है, वो आने वाले 2 सालों में कंप्लीट होगा। उससे हमारी जो कैपेसिटी है वो करीब करीब 1.1 मिलियन टन करीब हो जाएगी, जो कि एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लांट सोडा एश का प्लांट होना चाहिए। एंड उसी तरह से हम टेक्सटाइल में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। पिछले साल 16-17 में भी हमने किया था, और 17-18 में हम जो हमारा प्रोसेसिंग का प्लांट है उसको एंड ऑफ द ईयर में वो करीब करीब 36 मिलियन टन से 45 मिलियन टन पे पहुंच जाएगा। और ये जो है हमारा करीब करीब जो है आप देख लीजिए करीब 9 लाख टन के आसपास 9 लाख मीटर का जो है हमारा एक्सपेंशन होगा होम टेक्सटाइल में। और ओवरऑल अगर मैं कॉस्ट बोलूं तो जलान हमारे साथ थे। जी कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात सर। नहीं, मैं ये बता रहा था कि जो है हमारा कैपेक्स का जो प्लान है वो आने वाले समय में रोबस्ट रहेगा, और हमको जो हमने पहले भी बताया था कि हमारा ये लॉन्ग टर्म में ये है कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को 20% के आसपास का CAGR ग्रोथ दें। जैसे मैंने बताया कि पिछले 3 सालों में हमने 49% का CAGR ग्रोथ दिया है। आने वाले समय में हमारा ये है कि 3 से 4 सालों के पीरियड में हम 20% का CAGR ग्रोथ दे पाएं अपने शेयर होल्डर्स को। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। RS जलान, मैनेजिंग डायरेक्टर GHCL हमारे साथ थे। कंपनी किस तरह से आगे अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने वाली है, CAGR को 20% रखने की उम्मीद रखती है, इस पर हो रही थी बात। और अब रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। इंदौर से वेदांत अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वेदांत जी नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास तनेजा एरो सॉफ्टवेयर है, 1000 शेयर है, 62 रुपीज के भाव पे। ओके, आपने ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है? शॉर्ट टर्म के नजरिए से लिया मैंने। ओके, नुकसान हो रहा है 7.5 रुपए पर शेयर, इनको 1000 शेयर है। प्रकाश जी, तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन कैसे दिख रहा है, इसके टेक्निकल चार्ट क्या करने की सलाह देंगे यहाँ? ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, स्ट्रक्चर वीक है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, 7.5 रुपए का नुकसान हो रहा है, निकल जाना चाहिए यहाँ पर। और बेसिक्स जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो भी ब्रीच हो चुका, तो इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए। ओके, सो एग्जिट कीजिए, जो नुकसान हो रहा है उसको आपको भुगतना पड़ेगा, और एग्जिट कीजिए तनेजा एरोस्पेस से। इंदौर से अभय जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते अभय जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम HIL रखना चाहता हूँ मैं, 100 शेयर है, 840 से लिया हुआ है, होल्डिंग कैपेसिटी का टाइमिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यानी आप रुक सकते हैं लंबी अवधि तक भी, यही कह रहे हैं ना आप अभय जी? जी मैडम। ओके, सो अभय जैन की नजर है HIL पर। फिलहाल तो 37 रुपए 75 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है। प्रकाश जी, अभय जी को कहेंगे आप रुके रहे इसमें या यहाँ से निकलने की सलाह होगी? रुक सकते हैं इसमें, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आप थोड़ा करेक्टिव मोड पे है, इसीलिए ये रुकने की जगह अच्छी है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स के इर्द गिर्द ट्रेड करता है। तो मेरे ख्याल से एक अपमूव मिलेगा, 850 875 फिर जा सकता है, वहां पर चाहे तो मौका मिले तो वहां पर निकल सकते हैं। अहमदनगर से अरविंद शिवालकर, नमस्ते अरविंद जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? IDBI बैंक। कितने शेयर है, किस भाव पर खरीदा? 1000। ओके, 83 की खरीद रही है। फिलहाल आपको हो रहा है नुकसान। लंबी अवधि का नजरिया था अरविंद जी या शॉर्ट टर्म का? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए अरविंद जी के पास है IDBI बैंक। फिलहाल नुकसान 15 रुपए 70 पैसे। प्रकाश जी, क्या करना चाहिए IDBI बैंक में अरविंद को?
थोड़ी वीकनेस है लेकिन स्ट्रेच हो चुका है, इसलिए एक बाउंस मिलेगा। बाउंस का एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं। बेचे कहां पर? अराउंड 75 के आसपास। ओके, और इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी लौट रहे ब्रेक के बाद जानेंगे प्रकाश काबा की ट्रेडिंग टिप्स। वेलकम बैक। प्रकाश काबा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स। LNT काफ़ी हद तक ठीक ही नज़र आ रहा है मुझे। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अपमूव ऑन है, 1-2 दिन लग सकते हैं। मुझे लगता है LNT का जो टारगेट है 1770 से 1775 वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। स्टॉप 1730। स्टॉक जो वीक नज़र आता है वो है इंडिगो। गिर चुका है काफ़ी और गिरावट बाकी है। लोअर लेवल्स में टारगेट कुछ 1000 के हैं। अगर रैली स्मीथ थी तो बेचना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 1060 का। और इसी के साथ प्रकाश जी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और प्रकाश जी के साथ साथ मुझे भी दीजिए आज यही इजाजत। सौदा आपका में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।